नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के इस एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 FM मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुँचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी। दोस्तों, अनिल गुप्ता जी की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनके लेखन की विधा कविता, व्यंग एवं गजल है और इन्हें कमल रत्न गौरव सम्मान, एक सलाम देश के नाम साहित्य गौरव सम्मान, पैन वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिको आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, श्री अनिल गुप्ता जी आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनिल गुप्ता जी की पहली रचना। शीर्षक है जंगल के राजा शेर। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। सभी श्रोताओं को मैं अनिल गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने हास्य व्यंग की रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। हाल ही में कूनो के जंगल में नामीबिया से कुछ चीते आए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री स्वयं छोड़ने आए थे। उसी के ऊपर एक व्यंग रचना है। जंगल के राजा शेर अभी अभी हिरण को पंजों में दबोच कर लाए ही थे कि लोमड़ी का वीडियो कॉल आ गया। बधाई हो सर, जंगल में आपके 8 नए असिस्टेंट आ रहे हैं। आपकी बादशाहत को चैलेंज करने स्वागत नहीं करेंगे उनका? आशंका को भांपते हुए शेर ने लोमड़ी से कहा, खबरदार जो मेरा उपहास किया, इसकी तो मुझे खबर ही है और मैं इसी विषय पर एक्शन ले रहा हूँ। कल बरगद के पेड़ के नीचे आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना है। यह मैसेज जंगल के ग्रुप में सेंड कर दो। निश्चित समय पर जंगल के राजा की सदारत में मीटिंग प्रारंभ की गई। विषय प्रवर्तन के लिए लोमड़ी उठ खड़ी हुई और सभी को संबोधित करते हुए कहने लगी, आप सभी को यह ज्ञात है कि अब देश के राजा ने देश के साथ साथ जंगल के विकास पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। भाइयों और बहनों, आपको पता ही है जंगल के विकास में चीते की अहम भूमिका होती है। यह वह चीता ही है जो 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़कर जंगल में आने वाली हर समस्याओं को दूर कर सकता है। हमें खुश होना चाहिए कि स्वतंत्रता के 70 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने जंगल की इस समस्या को इतनी नजदीक से देखा और समझा है। अनेक देशों में रिसर्च कर वे नामीबिया से लाए गए उन चीतों को खुद यहाँ छोड़कर गए हैं, ताकि बीच में कहीं कोई गड़बड़ी न कर दे। वैसे तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ही सभी महत्वपूर्ण जगह जाते हैं, मगर इस बार उन्हें भी यहाँ आने का अवसर नहीं दिया गया। यह सब प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का नज़ारा है, वरना सीमेंट के बढ़ते जंगलों के बीच हमारे जंगल की सुध कौन लेता है। इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने इस सुनहरे पल की तस्वीर भी ली, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जंगल के इतिहास और पाठ्यक्रम की चित्रमय जानकारी रहे। मगर हमें यह भी देखना होगा कि कहीं इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है। लोमड़ी अभी बैठी ही थी कि भालू उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है यह सीधे सीधे हमारे राजा की सत्ता को चुनौती है। वैसे भी आजकल देश में सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा है। फिर हाल ही में हमारा प्रदेश भी ऑपरेशन लोटस से गुजरा है। हम जंगल में रह रहे हैं तो क्या हुआ, हमें यहाँ भी अपना हर कदम फूंक फूंक कर रहना चाहिए। क्या पता कहाँ गड्ढा मिल जाए। तभी बीच से सियार उठ खड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके स्वागत में हम लग जाएं और पीछे से कोई हमारी जाजम खींच ले। एक तो हम भोजन के लिए उन्हें अपने साथी उपलब्ध कराएं और ऊपर से हमारे ही राजा की सल्तनत खतरे में पड़ जाए। तभी लकड़बग्घा उठ खड़ा हुआ। आप में से किसी ने उन चीतों को अपनी आंख से देखा है? अरे भाई, वे चीते ही हैं या कोई और? आजकल सरकार भी किसी दूसरी पार्टी के विधायक को अपने पक्ष में करने के लिए जंगल यानी रिसोर्ट में भेज देती है। नहीं, हमने न्यूज़ चैनल पर चीतों को छोड़ते हुए खुद लाइव देखा है, मैना कहने लगी। बैठक में ड्रॉप साइलेंट हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जंगल के राजा शेर उठ खड़े हुए
क्यों ना हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट करें। देखें तो सही कि सरकार और चीतों की योजना क्या है। सरकार उनके मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तो स्वयं कर ही रही है, लेकिन हमारी एसोसिएशन का कोई भी सदस्य उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। पूरे जंगल में सीसीटीवी कैमरे लगवा दो जिस पर चील, लोमड़ी और सियार पैनी नजर रखे। कहीं भी जरा सा खतरा नजर आए तो चील, कौवा सीधे हमें रिपोर्ट करें, हम एक ही बार में सबको ढेर कर देंगे। अभी उन्होंने चीते की रफ्तार ही देखी है, शेर का जिगर नहीं देखा। फिर लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जंगल के विकास का टेंडर अभी हमारे ही पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह अनिल जी, बहुत ही सुंदर हास्य व्यंग रचना। दोस्तों, बात जब देश के विकास की आती है तो प्रकृति में अहम भूमिका रखता हमारा जंगल वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए हमारा शहर। और जब बात विकास की हो तो उसकी ओर ध्यान जाना भी जरूरी है। ठीक वैसा ही हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा और उनके इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए उसकी सराहना करने के लिए एक व्यंग रचना आप सभी के बीच रखी गई। बहुत ही सुंदर रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनिल गुप्ता जी की अगली रचना। शीर्षक है पतंग का चस्का और थानेदार साहब का डंडा। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मेरी दूसरी व्यंग रचना पतंग का चस्का और थानेदार साहब का डंडा। मकर संक्रांति पर सुबह से ही पतंगबाजी का माहौल था। आसमान में रंग बिरंगी पतंग उंगलियों के इशारे पर नाच रही थी। कहीं कुछ उड़नदस्ते गली गली में घूमकर पतंग लूटने में मशगूल थे। जैसे ही एक पतंग कटकर आंगन में गिरी, बस बचपन के दिन याद आ गए। संक्रांति के कई माह पूर्व घर में फ्यूज बल्ब एवं ट्यूबलाइट को डोर सूतने के लिए संभाल कर रख दिया जाता था। जैसे जैसे संक्रांति के दिन नजदीक आते, नए हुचके एवं पतंग की चाहत मन में उभर आती। आस पड़ोस के उन घरों में जहां पतंगे नहीं उड़ाई जाती थी, वहां पहले ही निवेदन कराते, अंकल जी इस बार आपके यहाँ के फ्यूज बल्ब और ट्यूबलाइट हमें ही मिलना चाहिए। उन दिनों बस एक ही फंडा याद रहता था, जितना कांच डालो डोर उतनी ही पक्की होगी, फिर चाहे उंगली की कितनी ही दुर्दशा क्यों न हो जाए। उन दिनों संक्रांति की पूर्व संध्या डोर सूतने में निकल जाती थी। उस पर यदि पतंग कट गई तो ऐसा लगता था मानो नाक ही कट गई हो। डोर का सारा गणित कांच पर निर्भर रहता था। डोर को नाक के नीचे रगड़कर इस बात का अंदाजा लगाया जाता था कि यह कच्ची है या पक्की। उन दिनों मोहल्ले के मैदान में पतंग के खलीपाओं के बीच मुकाबला होता था। तब कुछ ढील को बल देते, कुछ खींच को। पेच होने के बाद किसी एक की पतंग कटना तय थी, मगर जिसकी कट जाती वह हाथ को ऐसे झटका देता मानो टेक्निकल मिस्टेक यहीं से हुई हो, वरना क्या मजाल कि अगला बरली की डोर को काट जाए। उस दिन भी संक्रांति पर 2 पेच कुछ ज्यादा ही लंबे खिंच गए। उस चक्कर में सब अपनी अपनी पतंग उतार कर उन्हें देखने में तल्लीन हो गए, आधे ठाकुर साहब की ओर, आधे रहीम भाई की ओर। जब मामला लंबा खिंचने लगा तब पेच देख रहे कपूर साहब भी उत्तेजित हो गए और कहने लगे, सुनो, यदि डोर कुछ कम पड़ जाए तो मुझसे ले लेना, मगर कहीं भी कमजोर मत पड़ना। जो लोग ठाकुर साहब की ओर थे उनमें से एक आगे बढ़कर उनकी मूंछ पर ताव देने लगा। तुम आज बिजी हो, इसलिए मैं ही आपकी मूंछ पर ताव दे देता हूँ। सबकी नजरें दोनों पतंग पर टिकी हुई थी और देखते ही देखते पतंग स्पर्धा क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। मुझसे भी देखा ना गया तो बाहर आ गया। सड़क पर मुसद्दीलाल जी मिल गए। क्यों, आज पतंग नहीं उड़ा रहे भैया? अब अपन क्या पतंग उड़ाए भैया? पतंग तो वहाँ पार्क में उड़ रही है। लोगों की सांस ऊपर और नीचे हो रही है, चलो वहीं देखते हैं। देखते ही देखते पार्क में विशाल जन समुदाय एकत्रित हो गया। कोई चांद भात की तारीफ में लगा तो कोई सिर कटेगी। इतने में पतंग को गोता लगाते देख एक बीच में बोल उठा, उस्ताद यह तो खिरनी मांग रही है। अच्छा, तो क्या इसे भी उतार कर अब खिरनी बांधे? इतने में किसी ने थाने में फ़ोन कर दिया, जरा स्थिति को संभालिए थानेदार साहब, भीड़ बढ़ती जा रही है, कहीं भगदड़ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुरंत पुलिस के 4 जवान लेकर थानेदार साहब जंग मैदान में आ गए। वे हवा में डंडा लहराते हुए बोले, क्यों, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या तुम लोगों ने कभी पेच नहीं देखे? और यदि नहीं देखे हैं तो हमारे थाने आ जाओ, ऐसा पंजा लड़वाएंगे कि सारी पतंगबाजी भूल जाओगे। पिछली बार एक पहलवान ने हमें चैलेंज किया था, साले को 151 में अंदर कर दिया, बड़े पर टिकाए 200 अलग। साला प्रशासन को चैलेंज करने चला था। मगर थानेदार साहब, हम तो सिर्फ पेच देख रहे हैं और आप ही देखिए
कितनी टाइट पोजीशन चल रही है, एकदम साइलेंट मूवमेंट है। अच्छा, अब ये पुलिस के सामने भी साइलेंट मूवमेंट नहीं रहेंगे तो किसके सामने रहेंगे? और हाँ सुनो, यहाँ से सब सीधे थाने चलोगे, जेब कटी के सारे मामले वहीं निपटाएंगे। तभी मुसद्दीलाल हड़बड़ाकर बीच में बोले, हुजूर आज तो त्योहार का दिन है, आज तो हम सबको पेंच देखने की छूट मिलनी चाहिए। शट अप, देखते नहीं, अभी हम ऑन ड्यूटी हैं और तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए। इस पतंगबाजी के चक्कर में यदि अंदर हो गए तो कोई जमानत देने वाला भी नहीं मिलेगा, समझे? और तुम क्या समझते हो यहाँ पेंच लड़ाए जा रहे हैं? अरे थानेदार साहब, तो फिर इतने लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? हम भी यही पता करने आए हैं बच्चू। जानते हो, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें हम सालों से ढूंढ रहे हैं और वे अब नजर आए हैं। यदि पहले मिल जाते तो कब का हमारा इंक्रीमेंट हो गया होता। और यदि तुम्हें पेंच ही देखना है तो यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली के काफी हाउस में जाकर देखो, कई पेंच तो 5-5 साल से फंसे पड़े हैं। कितने ही पेंच स्टेट गवर्नमेंट ने हाईकमान को ट्रांसफर कर दिए हैं और तुम जबरन यहाँ खड़े खड़े अपना समय खराब कर रहे हो। फिर तुमको इससे मिलेगा भी क्या? यदि कल को कोई लंबी ऊंच नीच हो गई तो सही सलामत घर तक भी नहीं पहुँच पाओगे। उधर दोनों ही पतंग हवा के अभाव में गोते लगाने लगी। पेंच लड़ाने वाले दोनों सूरमाओं को समझ में आ गया था कि अब किसी भी समय किस्मत का फैसला हो सकता है। लोग दिल थामकर आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। एकाएक जोरदार आवाजें आसमान को छूने लगी। काटा है। दोनों पतंग अपनी अपनी डोर से आज़ाद होकर आसमान की सैर कर रही थी। खुशगवार माहौल में ठाकुर साहब और रहीम चाचा एक दूसरे के गले लग गए। मैदान में अल्लाह अकबर, जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। चारों ओर खुशी की लहर छा गई। मारे खुशी के मुसद्दीलाल ने भी थानेदार साहब की पीठ पर जमकर धूल जमा दी और फिर समझ में आने पर खिसियाकर कोने में दुबक गए। दोस्तों, मकर संक्रांति की धूम, पतंग हवा में थोड़ी और देर घूम। बहुत ही खूबसूरत रचना अनिल जी, और कितनी ही खूबसूरती के साथ मकर संक्रांति और पुलिस के बीच की कहासुनी इस रचना में दर्शाई गई। बहुत ही रोमांचक तरह से पतंग के पेचों को लड़ता हुआ बताया गया। जितने भी दादा, पहलवान और बड़े बड़े सूरमा, सबके सबको पुलिस ने एक ही जगह पर धर दबोचा और सबकी बोलती बंद कर दी। शुक्र तो बस इस बात का रहा कि पतंगबाजी के उस कंपटीशन में दोनों ही पतंग कटकर आकाश की ओर चल पड़ी, नहीं तो शायद वहां मौजूद सभी को पुलिस स्टेशन की ओर चलना पड़ता। बहुत ही सुंदर रचना। अनिल गुप्ता जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। आपकी कमाल की हास्य व्यंग रचनाओं के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे उज्जैन के लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी की साहित्यिक रचनाओं। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।